हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल इस्लामिक वर्ल्ड। तो सेंट्रल इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी साम्राज्य के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा, समझा उसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शहरीकरण के बारे में। आपको मैंने ये पॉइंट ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो शहरीकरण क्या होता है, पहले शहरीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो हम सब देखेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं। जैसे जैसे हम सब शहरों की संख्या जो थी उस समय, जैसे जैसे शहरों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो इस्लामी सभ्यता थी वो इस्लामी सभ्यता भी धीरे धीरे फलने और फूलने लगी। तो काफ़ी तेज़ी से फली फूली वो सभ्यता। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जो नए शहर थे उन धीरे धीरे ऐसे नए शहरों की स्थापना शुरू की। तो ये नए शहर शुरू किए गए और नए शहरों की स्थापना बनी, मतलब नए शहर बनाने शुरू हुए। तो जब स्थापना होना शुरू हुई तो हुआ क्या था कि इन शहरों की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य था, और वो खास मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? वो उद्देश्य था कि जो अरब सैनिक थे उन सैनिकों का झुंड बसाना, यानी उनके कहाँ बसाया जाए इन अरब सैनिकों को। तो इन अरब सैनिकों को बसाने के लिए नए शहरों की स्थापना शुरू की गई। तो ये हमारी खास उद्देश्य था इन नए शहरों की स्थापना करने का। और क्या किया गया? फौजी शहर बने। तो जो फौजी शहर बने उन शहरों में मिस्र, कुफा, इसके अलावा बसरा और फुस्तात, ये 4 शहर बने। पहला मिस्र, दूसरा कुफा, तीसरा बसरा और चौथा फुस्तात। तो ऐसे कई शहर बनते चले गए उस समय अरब में। और बगदाद की जो जनसंख्या थी उस समय लगभग 10 लाख के आसपास थी, यानी 10 लाख। तो ये संख्या वास्तव में बहुत बड़ी संख्या है, 10 लाख। अगर आप देखें तो 10 लाख एक बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है उस समय। तो यहाँ तक उनकी जनसंख्या पहुँच गई थी। इसके अलावा कुछ शहर जैसे दमिश्क और इस्फहान, दमिश्क, इस्फहान और समरकंद, ऐसे शहरों का, इस टाइप के जो शहर थे उनका धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। तो ऐसे शहर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए। इसके अलावा और क्या हुआ? एक शहर जो होता था वो एक शहर से दूसरे शहर से जुड़ा हुआ था, और धीरे धीरे कारोबार जो था वो क्या होता जा रहा था? बढ़ता चला जा रहा था, फैलता चला जा रहा था। तो इस तरीके के कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगे और फैलने लगे। तो ये कुछ खास बातें थी हमारे शहरीकरण के बारे में, ठीक है ना। शहर जो होता था उसके केंद्र में 2 भवन हुआ करते थे। शहर के केंद्र में कितने भवन हुआ करते थे? 2 भवन। एक तो होती थी मस्जिद और दूसरी होती थी मंडी। तो 2 चीज़ें होती थी। मस्जिद और मंडी 2 चीज़ें हुआ करती थी। तो ये चीज़ें ज़्यादातर हर शहर के केंद्र में हुआ करती थी। तो मस्जिद में लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ा करते थे। मंडी में लोग सामान के लिए जाते थे, सामान खरीदने के लिए, जो अनाज वगैरह है, सब्जी वगैरह है और चीज़ें हैं जो उन्हें मंडी में आमतौर पर मिल जाती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए जाया करते थे वो वहाँ पर, और वहाँ पहुँचा करते थे। तो इस टाइप से ये शहरीकरण का केंद्र था। अब मंडी के अंदर और चीज़ें बता देता हूँ आपको। मंडी में और क्या हुआ करता था? मंडी में दुकानें होती थी। दुकानें कैसी लगी होती थी? कतार से बनी होती थी, 1 बाई 1, 1 2 3 4, ऐसी कतारों से चलती थी दुकानें। तो कतारों से बनी हुई थी दुकानें। और क्या था? व्यापारियों के आवास होते थे, वहाँ पर घर बने होते थे उनके लिए, उनके आवास व्यापारियों के वहीं रहा करते थे वो। साथ ही साथ वहाँ पर कार्यालय भी होते थे, उनका कार्यालय भी वहीं पर होता था, जिससे कि उन्हें आने जाने में परेशानी ना हो, और उन कार्यालयों में बैठकर वो वहाँ पर काम किया करते थे। इसके अलावा और क्या हुआ करता था? शहर जो प्रशासक हुआ करता था वो भी वहीं आया करता था। और क्या होता था? और विद्वानों के जो घर थे वो भी इन्हीं स्थानों पर हुआ करते थे। तो इतनी सारी चीज़ें हुआ करती थी। कहाँ पर? मंडी के अंदर, खास तौर से मंडी में। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये मंडी का एक खास चिन्ह आपको नज़र आता है।
तो मैंने आपको बताया मंडी में जैसे क्या होता था, सबसे पहले दुकानों की कतारें हुआ करती थी, और क्या होता था, व्यापारियों के आवास हुआ करते थे, उनके घर हुआ करते थे। घरों के साथ साथ और क्या होता था, साथ ही साथ कार्यालय भी होते थे, शहर के प्रशासक भी वहीं आते थे। तो ये सारे कार्य उनके लिए वहीं पर हुआ करते थे। सामान्य नागरिक और जो सैनिक होते थे, उन दोनों के जो क्वार्टर थे, वो जो क्वार्टर्स थे, वो क्वार्टर है ना, बाहरी जो घेरा एक बना होता था, उस घेरे में हुआ करते थे सैनिकों के क्वार्टर, ठीक है ना। और किसके, सामान्य नागरिकों, तो दो लोगों के ये चीज़ें हो गई। तो ये इस तरीके से बनी थी। साथ साथ और क्या था, प्रत्येक में यानी हर जगह पर अपनी एक खुद की मस्जिद हुआ करती थी उनकी, वहाँ पर मस्जिद बनी होती थी, या गिरजाघर बने होते थे, क्योंकि ईसाई भी थे, वहाँ पर सहयोग दिया गया था ईसाइयों को, उनका साथ लिया गया था, तो ईसाई भी थे वहाँ पर, इसलिए गिरजाघर भी बने होते थे। और क्या होते थे, और सिनेनोग, सिनेनोग क्या होता है, सिनेनोग सभा के स्थल को कहते हैं, सभा स्थल होता है सिनेनोग, तो ये होता था वहाँ पर। और स्नानघर होते थे, स्नानघर को अरबी भाषा में हमाम बोला जाता है, हमाम, तो ये अरबी शब्द है हमारा हमाम, तो ये हमाम हुआ करते थे, स्नानघर हुआ करते थे। तो ये सारी जो संरचनाएं मैंने आपको बताई, ये सारी स्थितियां जो बताई, ये कहाँ पर हुआ करती थी, एक शहरीकरण के अंदर, शहर में हुआ करती थी। दो क्षेत्र हुआ करते थे, मस्जिद हुआ करती थी, मंडी हुआ करती थी। मस्जिद के अंदर क्या क्या होता था, मंडी के अंदर क्या क्या होता था, वो मंडी कैसी हुआ करती थी, उसकी संरचना, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट है शहर के बाहरी स्थल में। शहर के बाहरी स्थल में क्या होता था, शहर का जो बाहरी स्थल होता था, बाहर का जो एरिया होता था, उस स्थल में क्या होता था, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बारे में चलेंगे, जो शहरी गरीब होते थे, उन शहरी गरीबों के मकान हुआ करते थे इन जगहों पर। तो क्या होते थे, शहरी गरीबों के मकान हुआ करते थे। और क्या होता था, यहाँ पर हरी सब्जियाँ मिलती थी, फल के बाज़ार हुआ करते थे, तो हरी सब्जियाँ और फल के बाज़ार, तो ये दो खास चीज़ें हुआ करती थी। और क्या होता था, जो काफ़िले आते थे, वो काफ़िले यहाँ आकर क्या करते थे, ठहरा करते थे, तो काफ़िलों के ठिकाने भी हुआ करते थे इन जगहों पर, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि इन जगहों पर क्या होता था, फल मिलते थे, सब्जियां मिलती थी, हरी सब्जियां, और क्या होता था, काफ़िले बाहर से आते थे और वो यहाँ आकर रुकते थे, तो इनके ठिकाने हुआ करते थे ये। इसके अलावा अस्वच्छ दुकानें होती थी। अस्वच्छ दुकानें कैसी कही जाती हैं, गंदी दुकानें। गंदी दुकानें कैसे, क्या मतलब है इनका गंदी दुकानों से, इसका तात्पर्य ये है कि गंदी दुकानों का मतलब वो स्थान जहाँ पर गंदे काम होते हैं। अब गंदे काम कौन से वाले, ये वो गंदे काम हैं जैसे चमड़ा काटना, उसकी कसाई करना, उसकी रंगाई करना, तो इन सब का जो काम होता है, चमड़ा जो है ना, वो अस्वच्छ चीज़ होती है, इसलिए इन चीज़ों को, इन दुकानों को कहाँ रखा गया था, सभा के मतलब शहर के बाहरी स्थल में, बाहर के क्षेत्रों में, थोड़ा दूर हटकर ऐसे क्षेत्रों में रखा जाता था इन दुकानों को, आने जाने वालों को वहाँ कोई परेशानी ना हो, ऐसी जगहों पर रखा जाता था, है ना। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। शहर की दुकानों के बाहर कब्रिस्तान हुआ करता था, दूर थोड़ा हटकर। और क्या होता था, कब्रिस्तान, और क्या होते थे, और वो कहते हैं कि वहाँ पर सराय भी हुआ करते थे, लोगों के रुकने के लिए सराय होते थे, बाहरी स्थल में होते थे ये सराय, तो वहाँ पर लोग रुका करते थे। तो खास तौर से ये दो पॉइंट्स थे। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वाणिज्य और व्यापार। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है आज, इसे हम पढ़ते हैं, फिर अगले बार हम जो पढ़ेंगे वो विद्या और संस्कृति के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम किसके बारे में, वाणिज्य के बारे में और व्यापार के बारे में, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। व्यापार कैसे हुआ करता है, तो वो कहता है कि सबसे पहला पॉइंट है कि 5 जो शताब्दी थी, उन शताब्दियों तक, यानी शुरू की 5 शताब्दियों तक, कहता है अरब और ईरानी, अरब और ईरानी जो व्यापारी थे, उनका व्यापार कहाँ होता था, चीन के साथ होता था, भारत के साथ उनका व्यापार होता था, और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर उनका बिल्कुल एकाधिकार था। तो पूरा एकाधिकार उन्होंने रखा हुआ था, किसने, अरबों ने और ईरानियों ने, दो लोगों ने पूरा व्यापार था उनका, चीन, भारत, यूरोप, इन सभी पर एकाधिकार स्थापित किया हुआ था उन्होंने इन जगहों पर, ठीक है। और क्या था, व्यापार मुख्य 2 रास्तों से होता था,
एक रास्ता कौन सा है, लाल सागर से आने वाला रास्ता। तो ये जो लाल सागर से आने वाला रास्ता था और फारस की खाड़ी से होता था, है ना, ये दो ऐसे रास्ते हैं जिनसे व्यापार होता था, एक लाल सागर से आने वाला और एक फारस की खाड़ी। दोनों जब हम भारत से थोड़ा सा हम अलग पश्चिम की तरफ जब हम जाते हैं तो हम अपने वर्ल्ड के मैप में देखेंगे अफ्रीका और जो इंडिया का जो क्षेत्र है उसके बीच में अगर आप देखें तो वहाँ आपको फारस की खाड़ी और लाल सागर आपको नज़र आएगा। तो उन क्षेत्रों से ये कार्य हुआ करता था। और क्या होता था, वो कहते हैं कि ईरानी जो व्यापारी थे वो मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं लाने के लिए बगदाद से होते हुए, कौन सी वस्तुएं लाते थे, चीनी वस्तुएं लाते थे। तो चीन से में कई प्रकार की वस्तुएं बनती थी, उन वस्तुओं को लाने के लिए वो कहाँ से, बगदाद से होते हुए, बगदाद से हम जाते हैं ना आप कहाँ पर है, तो यहाँ से बगदाद से होते हुए वो कहाँ आते थे, होते हुए रेशम मार्ग से चीन चले जाया करते थे। तो ये बीच का रास्ता अपनाते थे, वहाँ से बगदाद, बगदाद से होते हुए रेशम मार्ग और रेशम मार्ग से वो चीन में पहुँच जाते थे। और फिर वहाँ पर अपना सामान इकट्ठा करते थे, जो भी उन्हें व्यापार करना होता था उसको लेकर वहाँ से उसी रास्ते से फिर वो चल पड़ते थे वापस। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। इस्लामिक सिक्के मिले हैं, इस्लामिक सिक्के कहाँ मिले हैं, वोल्गा नदी। ठीक है, ये जो वोल्गा नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में मिले हैं ये इस्लामिक सिक्के। तो इससे क्या पता चलता है भाई, वोल्गा नदी कहाँ और अरब कहाँ पे, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि दोनों जगह की जो लोगों का जो है ना वो आना जाना हुआ करता था, कहीं ना कहीं आना जाना हुआ करता था। क्योंकि इस्लामिक सिक्कों का वोल्गा नदी में पाया जाना, हाँ, यूरोप में पाया जाना और उसको जो है अरब, हमारा पूर्वी इधर एशिया में पड़ता है तो इधर के क्षेत्रों में होना, तो ये थोड़ा सा एक अलग डिफरेंस है, जगह बहुत बड़ी है ये। और इस तरीके से उन सिक्कों का वहाँ पे पाया जाना ये बताता है हमें, ये पता चलता है हमको कि हमारा व्यापार जो था वो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में होता था। तो ये व्यापार होता था। इसके अलावा वो कहता है बाज़ारों में दास और दासियाँ, है ना, दास और दासियाँ क्या होते थे, खरीदे और बेचे जाते थे। दास दासियाँ भी वहाँ पे खरीदे बेचे जाते थे। दास, अच्छे दास, तगड़े दास, खेतों पे काम करने के लिए और जगहों पर काम करने के लिए, घरों में काम करना है तो स्त्रियाँ, दास दासियाँ जिनको बोलते हैं, वो खरीदी जाती थी, उन्हें बेचा जाता था, उनकी मंडी लगती थी। सोना जो है वो अफ्रीका से आता था, चांदी मध्य एशिया से, कीमती धातु और सिक्के यूरोप से आते थे। तो ये चीज़ें थी, ये तीन चीज़ें जगह जगहों से आती थी। सोना अलग जगह से आता था, चांदी अलग जगह से आती थी और कीमती धातुएं और सिक्के कहाँ से आते थे, यूरोप से आते थे। तो ये हमारा पॉइंट है वाणिज्य और व्यापार। आशा करता हूँ आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुना होगा, उसे समझा होगा। अगर आप से दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा और पॉइंट्स को लगातार, इन कंसेप्ट्स को लगातार क्लियर करते रहिए, अपने माइंड में उनको रखिए, एक बार फिर दोबारा से देखिए तो आपको समझ में आएगा, छोटी छोटी चीज़ों के पॉइंट्स के बारे में समझ में आएगा। थोड़ा सा अपनी NCERT बुक्स को भी क्लियर कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन, स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।